तो एनटीए या जो भी एजेंसी हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि यूपीएससी की तरह वो सॉलिड और इम्पेकेबल, एक वर्ड है, कि उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो दिखाएं। टीचर्स का स्टेटस बढ़ाना पड़ेगा एजुकेशन को अच्छे स्टेटस पे लाने के लिए, कि भाई अगर आप ईमानदार हैं हम आपके साथ हैं, हम आपको ऑनर करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो फिर हम खिलाफ आपके एक्शन लेंगे ही लेंगे। और हर महीने ही बोलना चाहिए किसी को आगे। क्या यूपीएससी में भी घपलेबाजी चलती है? क्या सीट वहाँ पे भी खरीद सकते हैं? हरियाणा के आदमी का एक नॉर्मली एम्बिशन होता है कि सरकारी नौकरी लग जाए। जो क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, वो चाहे वहाँ पे थोड़ा बहुत रफ लग सकता है आपको, ओवरऑल वो स्वीट ही होगा। अंदरूनी लड़ाई अगर मैं जीत रहा हूँ तो मेरे में स्वीटनेस आएगी, अगर मैं हार रहा हूँ तो कड़वापन आएगा। पेरेंट्स जो है आपकी एक्सपेक्टेशन कई बार नाजायज़ होता है मतलब वो सोचेंगे हमारा बच्चा तो आईएएस के लायक। नंबर 1, हेल्थ केयर और एजुकेशन पे जो बजट स्पेंडिंग है ना, वो बढ़नी चाहिए। बावजूद उसके एक सर्वे था, ये आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द कंट्री नेम, आई थिंक हांगकांग था। एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज़ द वर्स्ट ब्यूरोक्रेसी इन एशिया, और उसमें परसेंटाइज उन्होंने दिया था कि 10 आउट ऑफ 9.21 समथिंग दिया था। तो इतना कैसे पॉसिबल है कि इतने फिल्टर के बाद आईएएस बन रहे हो, देन उसके बाद इंडियन ब्यूरोक्रेसी को आप इतने वर्स्ट पे कैसे काउंट कर रहे हो? सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्यू पे। कैसे हो आप? धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। वैसे तो आज मेरे को ऐसे हाथ जोड़ के नहीं गया, मतलब ऐसे करना चाहिए। जय हिंद सर। फिर मैं भी जॉइन कर देता हूँ कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ। आपका बर्गर बॉयज़ अच्छा लिखा हुआ है टी शर्ट पे, उससे मुझे बर्गर याद आ रहे हैं वैसे आप जंक फूड खाते हो? कभी कभी, पर ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो मैं मतलब पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, सो आज हम बैठे हैं विवेक कात्रे सर के साथ में, जो एक आईएएस रह चुके हैं और अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आज का पॉडकास्ट ना, सच बता रहा हूँ, मिस मत करना। लाइफ में अगर सच में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आज का पॉडकास्ट मिस मत करना। क्यों सर? नहीं करना चाहिए, इसमें तो काफ़ी हम अच्छी बातें करेंगे जो सभी को चाहिए। आजकल ओवर थिंकिंग है और अनसर्टनिटी है, तो उसको दूर करेंगे हम थोड़ा सा। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है, बिकॉज आप पहले क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद आपने आईएएस में आपने आईएएस चूज किया, तो किसी ने ऐसा तो नहीं बोला कि आईएएस वाईएएस बनो जाके? हैं? नहीं, बीच में इंजीनियरिंग भी आया। ऐसा हुआ कि क्रिकेट जब मैं खेलता था तो मुझे लगा कि मैं टॉप लेवल पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस लेवल पे लगा कि शायद अभी नहीं उस लेवल पे आ रहा जहाँ पे इंडिया के लिए खेलना है। तो मेरे फादर ने बोला भाई इंजीनियरिंग करो, अब करियर देखना है। तो फिर उस टाइम इंजीनियरिंग या क्रिकेट दोनों में से एक ही हो सकता था। अभी आजकल दोनों हो सकते हैं, और अगर आप कुंबले श्रीनाथ को देखें, द्राविड भी शायद, ये सब इंजीनियर हैं। लेकिन साउथ में थोड़ा कल्चर ज़्यादा अच्छा है क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग। तो मुझे तो कुरुक्षेत्र एनआईटी में एडमिशन मिला, तो तब इसको छोटू राम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते थे, हमारे गेस्ट स्टूडेंट थे हम एनआईटी कुरुक्षेत्र में। तो फिर मुझे लगा क्रिकेट अब बैक सीट हो गया, तो आईएएस बाद में आया। वो पहले क्रिकेट, फिर इंजीनियरिंग, फिर एचसीएस, फिर आईएएस। परफेक्ट। अभी हाल ही के 2-3 मुद्दे हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ है, ठीक है? उस पे आपका क्या टेक है? बिकॉज़ गवर्नमेंट ने एक संगठन बनाया जो जिसका नाम रखा एनटीए, ठीक है? अब एनटीए एक संगठन इतना पावरफुल और इतना रेप्यूटेड एग्ज़ाम करा रहा है, कैसे वो ये इस तरह की मिसलीडिंग कर सकते हैं, या किस तरीके? क्योंकि बिकॉज़ होता क्या है ना, जो स्टूडेंट इतने टाइम से अपनी उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कहीं न कहीं उनको अब ये लग रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? दूसरा, इसमें जो मार्क्स रखे थे वो 720 का एग्ज़ाम था, जिसमें कुछ 6, स्पेशली एक सेंटर था जिसमें से 6 या 7 लोग को टॉप किया गया है, वो एक ही रीज़न के थे। तो इसमें आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? इसमें ना एक फेथ की बात है सिस्टम में, इसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। प्लीज़। यूपीएससी एग्ज़ाम अभी तक माना हुआ एग्ज़ाम है जो सॉलिड है, जिसमें अभी तक कोई कमी नज़र नहीं आई। तो उसको अगर हम बेंचमार्क ले लें कि वो सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है इंडिया में, तो इसमें क्या कमी है उसके मुकाबले वो देख लेते हैं। तो जो स्टूडेंट अपेयर हो रहा है, नंबर 1, उसका एक माइंडसेट ये होता है कि मैं अपनी मेहनत करके आ जाऊँगा, और उसको एक विश्वास है कि जो मैं मेहनत करके लिखूँगा या एग्ज़ाम दूँगा, उतने ही मेरे मार्क्स आएँगे उसी हिसाब से। अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो फेथ आपका टूट गया। तो एनटीए या जो भी एजेंसी हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि यूपीएससी की तरह वो सॉलिड और इम्पेकेबल, एक वर्ड है, कि उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो दिखाएँ। अब कहीं न कहीं अगर फेथ टूटता है, अब एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कई बार एक मदर फादर बच्चे को ऊपर टॉस करते हैं, कई बार बेबी को,
और उसको कैच कर लेते हैं। उस बेबी को पता नहीं है कि नीचे चोट लगती है गिरने से। कभी मदर या फादर ने उस कैच छोड़ा क्या वो आज तक वर्ल्ड में, या किसी ब्रदर सिस्टर चाचा चाची नाना नानी किसी ने नहीं छोड़ा। वैसे ही खेलते खेलते बच्चे को पूरा विश्वास है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, कैच में सेफ हूँ। अब ये नीट वाले एस्पिरेंट को जो विश्वास था या आगे भी, तो एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई। वो अनसर्टेनिटी अब दूर करनी पड़ेगी, और जिनके साथ गलत हुआ उनके साथ जो गलत हुआ वो ठीक करना पड़ेगा। तो एक रिपेयर जॉब और फिर रेपुटेशन का रिपेयर जॉब जो है वो बहुत देर में होता है। रेपुटेशन को ख़राब करना 1 मिनट लगता है। जिदान का आपको याद है एग्जाम्पल, फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हेडबट कर दिया उसने किसी को, उसको सेंड ऑफ कर दिया, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ फ्रांस, पूरे करियर में ग्रेटनेस कमाई, एक इंसिडेंट की वजह से गड़बड़ हो गई। तो हमारा विश्वास अगर टूट जाता है उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। तो ये इंस्टेंस है इसका। ओके। और उसके ड्यू टू होता है ना कि आप एक चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड समवेयर डाउन द लाइन कि आपको ऐसा फॉल्ट दिख जाए कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज किसी बंदे ने ब्रीच करी है, या कुछ ऐसे एनटी के ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व में भी पाएगा। अभी आई डोंट नो कि कितना ये सच है कितना झूठ है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। मान लो एक आदमी ही 1 लाख आदमियों में गड़बड़ है, हो सकता है सिस्टम में। हमारे पास अगर 150 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें से 1 करोड़ अगर कुछ जिनमें कुछ कमियां ऐसे हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं होते। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इलेक्शन की तरह हमें कोई कमी के स्कोप नहीं है कोई। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर एक आदमी भी उस फॉल्ट पे है तो पूरा सिस्टम वीक हो गया उसकी वजह से। वो कहते हैं द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। वो वीकेस्ट लिंक टूट गया तो हमारी चेन टूट गई। तो इसलिए इसके लिए हमें विश्वास, जो मन में आपने स्टूडेंट्स की बात की, उनको दोबारा विश्वास लाने के लिए हमें ऐसे इम्पेक्केबल, ऐसे फूल प्रूफ मेथड लाने पड़ेंगे, और ऐसे लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा जिनके पास कोई स्कोप नहीं है घपले का, जिनका कोई सोच ही नहीं है घपले की। और अगर वो एग्ज़ाम सेंटर वाले लोग हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे वो कोई पियन भी है, उसकी बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग और हमें प्रॉपरली उसको देखना पड़ेगा। एक भी कमी नहीं होनी चाहिए इसमें। और इस पे क्या टेक है? बिकॉज मुझे लगता है घपला, करप्शन ये तभी इनिशिएट किया जाता है जब पैसा आ जाए। तो एजुकेशन वर्सेस मनी कर दिया है, ठीक है, कि पैसा है तो एजुकेशन मिलेगी, पैसा नहीं है तो एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इस पे क्या आपका टेक है और क्या आप एडवाइस करोगे सिस्टम को कि पैसे को एजुकेशन से दूर रखो एटलीस्ट? बिल्कुल अच्छी बात आपने की, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। हमारे यहाँ पहले तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर अच्छी सैलरी के साथ, टीचर कोई स्कूल टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, और उसके अपने बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स फेथ इन द सिस्टम है। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी कम है, उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ाने का एक या लगन के साथ एजुकेशन में इन्वॉल्व होने का इंसेंटिव नहीं है। वो हमें करना पड़ेगा। टीचर्स का स्टेटस बढ़ाना पड़ेगा एजुकेशन को अच्छे स्टेटस पे लाने के लिए। एक इज्जत होती है, मान लीजिए आईएएस ऑफिसर की, मान लीजिए जज की, मान लीजिए आर्मी ऑफिसर की, उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कंपेयर करें, इन पोजीशंस में इज्जत ज़्यादा है, लेकिन सैलरीज कंपेयर टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ लेस। तो इज्जत तो कम से कम बढ़ा सकते हैं एजुकेशन सिस्टम की। राइट। तो हम स्कूल टीचर का स्टेटस अगर बढ़ा देंगे, उनको ऑनर करेंगे, उनकी थोड़ी बहुत सैलरी भी बढ़ा देंगे, तो फिर लोगों को विश्वास हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम में। अब हम उनको रिच तो नहीं कर सकते, करोड़ों अगर टीचर हैं, कितनों को आप हाउ मच सैलरी विल गिव देम, बट आई थिंक वी कैन ऐड सम मोर बजट टू द सिस्टम। एजुकेशन का बजट अभी कम है, जीडीपी के हिसाब से हम बहुत कम बजट दे रहे हैं एजुकेशन को। तो फैसिलिटीज़, सैलरी, स्टेटस, तो फिर एजुकेशन बनेगा। लेकिन जहाँ पे पैसा और एजुकेशन का कंपैरिजन आपने बोला, स्टूडेंट्स को ये मॉरल वैल्यूज़ देने पड़ेंगे स्कूल में कि सक्सेस का मतलब पैसा नहीं है। तो नंबरों का मतलब, मार्क्स का मतलब पैसा नहीं है। मार्क्स का मतलब है पोजीशन, स्टेटस, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग ग्रेसफुली एम्प्लॉयड। कोई ये नहीं कि आप मर्सिडीज और लंबोर्गिनी वाले बन जाएंगे, लेकिन आप इतने बन जाएंगे कि आपके पास एक ढंग का एक लाइफस्टाइल होगा। ये स्टूडेंट्स में मोरालिटी लाने की ज़रूरत है।
क्या एक आईएएस, बिकॉज आप आईएएस रह चुके हो, हमारे ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 70% पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड जो अप्लाई करती है। आई डोंट नो कि 30% और मे बी 20% जो रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में कर रही है नहीं कर रही है, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो आते हैं दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द 70% रूरल एरिया। राइट, उनका क्या रहता है ना, सिविल सर्विस को लेके उनकी रेस्पेक्ट ना सर यहाँ रहती है। बिल्कुल। दे नेवर टॉक अबाउट द मनी, दे नेवर टॉक अबाउट दी बड़ा घर बड़ी गाड़ी, ना, दे ओनली सी कि ठीक है मुझे ये चीज करनी है। ठीक है, अब मैं इसमें आपसे पूछता हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पैसों की, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की सैलरी भी हाइक करनी चाहिए, जिससे कहीं बिल्कुल, ना कहीं करप्शन के ऊपर जरूर फर्क आएगा? बिकॉज बिल्कुल एक करनी एक चाहिए। ऑफिसर करप्शन तभी करता है जब शायद उसके खर्चे नहीं चल रहे, या आई डोंट नो द सिचुएशन की क्या होगी। एक तो ये वजह है, दूसरा एक सोसाइटी में एक ऐसी सोच आ गई है। तो फौजी अफसर ले लेते हैं हम, वहाँ पे करप्शन मिनिमल है, बहुत ही कम, सुना भी है तो बहुत कम केसेस सुने हैं। और एक इतने लाखों लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी आई वुड से, देन हाउ आर वी एबल टू मेंटेन द ऑनेस्टी देयर? वहाँ पे कोई करप्शन बियॉन्ड लेवल नहीं है। तो फिर अगर वहाँ हम कर सकते हैं, वो भी सोसाइटी से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरी, आपने ठीक कहा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की थोड़ी बढ़ाई जाए, स्टेटस उनका दिया जाए, उनको ऑनर किया जाए। हर साल जिनको ऑनेस्टी के लिए माना जाना जा रहा है उनको ऑनर किया जाए। वो ऑनर ऐसा किया जाए, प्रधानमंत्री लेवल पे, चीफ मिनिस्टर लेवल पे, डीजीपी लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, टीवी पे उनकी फ़ोटो आए, तो फिर उनको लगेगा कि सम्मान भी है, सैलरी भी ठीक ठाक है, करप्शन का कोई रोल ही नहीं है फिर। और फिर पॉलिटिशियन या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कहाँ पे वो बात कर रहे हैं करप्शन ना करो आप? टीवी पे आके आप बोलो कि भाई अगर आप ईमानदार हैं हम आपके साथ हैं, हम आपको ऑनर करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो फिर हम खिलाफ आपके एक्शन लेंगे ही लेंगे। और हर महीने ही बोलना चाहिए किसी को आके। और HODs जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी इसकी बात नहीं करता। ज्वाइन किया, नया ज्वाइन किया, अच्छा भाई हमें ये करना है, ये करना है, किसी ने ये नहीं बोला कि ऑनेस्टली काम करना है। कोई कोई बोलता है, लेकिन वो फ़र्ज़ बनता है हमारा। तो ये मैसेज भी जाना चाहिए। बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो फेंस सिटर होते हैं, वो देखते हैं कि ऊपर क्या माहौल है, इधर चले जाते हैं या उधर चले जाते हैं। तो उनका कोई वो नहीं होता कि हम हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे या हमेशा करप्ट रहेंगे। अगर बॉस ऑनेस्ट है तो वो ऑनेस्ट बन जाते हैं। सो बेसिकली एवरीथिंग इज रन बाय द सिस्टम ओनली। सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपका इस पे क्या टेक है? बिकॉज जैसे कहीं ना कहीं अभी एजुकेशन सिस्टम या जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें करप्शन मतलब पैसों की वजह से ऑफ कोर्स आ रहा है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम पे? या आपका इस पे मैं ओपिनियन भी जानना चाहूंगा कि क्या यूपीएससी में भी घपलेबाजी चलती है? क्या सीट वहां पे भी खरीद सकते हैं? हमें अभी तक ये फेथ रखना चाहिए कि कुछ इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने आर्मी का नाम लिया, उसी तरह यूपीएससी है। इस वक्त कोई कभी स्कोप नहीं लगा, ना कोई ऐसा एलिगेशन लगा। तो एक बेंचमार्क जिसको कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही, वो बल्कि औरों के लिए उदाहरण है, जैसे मैंने कहा। तो यूपीएससी में मुझे कोई स्कोप नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें स्कोप नज़र नहीं है, इसलिए 8 लाख लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं विश्वास के साथ। नहीं तो लोग एग्ज़ाम देना भी बंद कर देंगे कि यहाँ तो पता ही कुछ नहीं है, तो फिर कम हो जाएंगे एस्पिरेंट्स भी। तो अभी विश्वास है और वो बना रहेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गड़बड़ की स्कोप है। Okay. एक बड़ा कॉमन सवाल है, इससे बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे, क्योंकि बिहार से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर आईएएस और पीसीएस और बिल्कुल। सिविल सर्विसेज। बिल्कुल। क्या मेजर रीजन आपको लगता है? मुझे एक और पॉडकास्ट पे पूछा गया कि बॉम्बे वगैरह के लोग, गुजरात के लोग शायद इतने नहीं आते, क्यों नहीं आते, और बिहार के क्यों आते हैं? तो मेरा यही जवाब है कि एक सोसाइटी का कल्चर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग सोच रहे हैं कि हम किसी गलत तरीके से आ जाएंगे इसलिए हम ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, ये नहीं है। वो सोसाइटी में एक रुझान है टुवर्ड सिविल सर्विस। अब हरियाणा पंजाब में मैं रहा हूँ इस एरिया में, तो मैं ये कहता हूँ, मेरे फादर भी कहते थे, वो पुलिस में रहे, और अफसर भी कहते हैं, हरियाणा के आदमी का एक नॉर्मली एम्बिशन होता है कि सरकारी नौकरी लग जाए। हाँ। और पंजाब के आदमी का नॉर्मल एम्बिशन होता है कि कनाडा चले जाओ। मतलब ये डिफरेंट एम्बिशन है नेबरिंग स्टेट में। तो हरियाणा का आदमी एक कल्चर से आ रहा है कि यार मुझे क्लर्क या टीचर या एएसआई या कुछ भी बनना है, और अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो डीएसपी, एचसीएस, इवन आईएएस एट्सेट्रा बनना है।
बिहार में भी ये कल्चर है यूपीएससी का, तो सोच है। गुजरात या महाराष्ट्र में हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप की तरफ है, बिजनेस बनाना है, तो ये एक सोसाइटी का कल्चर है। और हर साल कितने एस्पायरेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर सिविल सर्विस? मेरा 8 लाख के करीब करते हैं, उनमें से कितने एग्जाम देते हैं एक्चुअली शायद 5 लाख देते होंगे, और 6 लाख सिलेक्शंस देते होंगे। कितनों का होता है? 800, तो मतलब 0.01%। हाँ 0.1%। हाँ 0.01%। जी हाँ, एग्जैक्टली ओके, ठीक है। मैं एक चीज़ और देख रहा था, ये मुझे आपका टेक चाहिए बिकॉज आप इस सिविल सर्विसेज में इतना लंबा समय आपने बिताया। अभी 2-3 केस देखे जहाँ पे 22 साल 24 साल के उसको एस्पिरेंट को आईएएस का मिल सिलेक्शन गया। उसका हुआ था, ठीक है। उसका स्टडी वाइज यानी कि उसका माइंड कैपेबल है टू हैंडल द प्रेशर, बट क्या ऑन ग्राउंड ही इज कैपेबल एनफ टू मैनेज एवरीथिंग? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है 21 साल या 22 साल का लड़का लड़की हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू, तो मुझे लगता है जो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू है उसको थोड़ा सा एक्सटेंसिव और बनाना चाहिए, उसका जो वेटेज है उसको बढ़ाना चाहिए। जो आपने सवाल किया बिल्कुल सही है। मान लो मैं जोमेटो स्विगी वाला बच्चा हूँ, जो आजकल हैं हमारे बच्चे, तो वो आगे पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन स्पॉइल्ड थोड़े से। अब रियलिटी नहीं देखी, गांव नहीं देखा, स्लम नहीं देखा, सड़क नहीं देखी, प्रॉब्लम नहीं देखी, अच्छी पढ़ाई करके आ गए। अब वहाँ ऑफिस में बैठ के तो वो सरपंच साहब आएंगे अपने 15-20 लोग लेके साथ, बताओ जी एसडीएम साहब करके दिखाओ हमें। अब वहाँ पे आप मैथ्स के टॉपर हो, फिजिक्स के टॉपर हो, वो काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में पर्सनालिटी टेस्ट को हम थोड़ा सा विस्तार से एक्सटेंसिव बनाते हैं, आर्मी selects people after 5 days of rigorous psychometric test, साइको एनालिसिस, फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस, वो ऐसे नहीं अफसर बनाते। तो हमें भी थोड़ा सा करना चाहिए, यूपीएससी को भी इसमें करना चाहिए। इसमें कोई बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 21-22 साल का बच्चा आए कोई बात नहीं, बट उसका माइंडसेट क्या है, इज ही और शी अट्यून टू दैट पब्लिक सर्विस, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक और कॉमन सवाल है, इससे ये भी बड़ा रिलेटेबल सवाल है बिकॉज हमने ऐसा सुना है कि पॉलिटिशियन की आईएएस मतलब पॉलिटिशियन वर्सेस आईएएस, तो ब्यूरोक्रेट्स पे एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है चीज़ों का? होता है, लेकिन जितना बाहर से लगता है, और ये सवाल बड़ा कॉमन है, उतना नहीं है। तो अगर मैं अपना 1 महीना लगाए अपने सर्विस में कि इस महीने क्या होने वाला है, जुलाई का महीना आने वाला है, तो मुझे लगता है उस 1 महीने में 1 या 2 ऐसे फ़ोन आ सकते हैं आपको जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं कि जी इसकी मदद कर देना। अगर आप डीसी हैं या फील्ड में हैं तो हो सकता है हर रोज़ 1-2 फ़ोन आ जाएं ऐसे, लेकिन उनमें से गलत प्रेशर वाले कितने फ़ोन आएंगे? आई वुड से 1%। कोई आपका ऐसा केस है जिसको आप शेयर कर सकते हो? कितनी क्या आप कोई किस्सा बताओ? 24 साल 25 साल अगर सर्विस की है तो ऑब्वियसली 24-25 तो फ़ोन ऐसे आए होंगे साल में, एक एवरेज लगा लो। तो उसमें ये होता है कि फ़ोन आया, ये हमारा बंदा है जी, इसका काम करना है। तो मैं क्या कहूँगा, अब मैं एक ऑफिसर हूँ, सेंसिबल प्रैक्टिकल बात ये है, आप उनको बोलिए कि ठीक है आप इनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। अब देख लेता हूँ इज नॉट अ कमिटमेंट। राजीव गांधी पॉलिटिशियन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे हम देखेंगे, हम करेंगे, ये उनका मजाक उड़ता था। लेकिन इट इज़ अ प्रैक्टिकल वे टू पुट थिंग्स कि हम इसको देख लेते हैं, दैट मीन्स एग्जामिन कर लेते हैं। वो आदमी हमारे पास आएगा, हाँ जी क्या है तुम्हारा, अच्छा ये है, अच्छा ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो एग्जामिन करने के बाद ही आप बताएंगे पॉलिटिशियन को। अगर वो दोबारा फ़ोन करेंगे आपको तो फिर आप उनको कहिए मैंने ये देख लिया है और ये सर नहीं हो सकता है। अगर वो कहते हैं नहीं ये तो करना पड़ेगा, तो हो ही नहीं सकता, रूल ही नहीं है। प्रेशर देते हैं? नहीं वो देगा तो आप भी प्रेशर दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। परमानेंट सिविल सर्वेंट इज देयर फॉर 35 ईयर्स। IAS IPS ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको हटाना कोई बहुत ही मुश्किल काम है। एक आईएएस की पावर कितनी रहती है सर? पूरी पावर है। तो पॉलिटिशियन इज देयर, बट पॉलिटिशियन कैन नॉट रिमूव एन IAS ऑफिसर। देयर इज अ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, देयर इज अ स्कोप, देयर इज अ प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि भाई आप उनको हटा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आईएएस ऑफिसर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं या डिप्लोमेट होते हैं? डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। जैसे मैंने कहा पॉलिटिशियन ने कुछ कहा तो हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ, तो ये एक डिप्लोमेटिक आंसर है, लेकिन ये प्रैक्टिकल आंसर है। और अगर आप कहेंगे नहीं मैं नहीं सर मैं नहीं मिलता इसको, वो जी हमारा एक सरपंच है उसको आप मिल लीजिए एक बार, नहीं मैं नहीं मिलूँगा,
ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इतना अड़ने की क्या ज़रूरत है, मिलना तो हमारा काम है पब्लिक को। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। फिर आपका जो सिस्टम है, वो काम है, वो चलता रहेगा। अदरवाइज आप अड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं लड़ जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा है। वैसे तो हमारा पॉडकास्ट होते होते इतना लंबा टाइम हो गया, मैं सर से ना एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ सर? हाँ हाँ प्लीज़। सर आप इतने स्वीट कैसे हो? स्वीट होना अंदर से आता है। अब मुझे किसी ने ये सवाल पूछा नहीं आज तक। हाँ। वो ये पूछते हो, डरते होंगे पूछते हुए। अब मैं भी थोड़ा सा डर रहा था, तभी मैंने आपसे तो परमिशन sweet ही ली। बोला है आपने। हाँ। आपने ये तो नहीं बोला कि आप कड़वे क्यों। तब तो थोड़ा डरते। हाँ। मुझे लगता है ये मैंने जो मेडिटेशन शुरू की अराउंड 15 साल हो गए मुझे। तो अंदर का जो मामला है, जो लड़ाई माइंड की है, मैं अपनी बुक में भी लिखा, मेरी बुक है फाइंडिंग सक्सेस विद इन। विद इन वी फाइंड सक्सेस। तो अंदरूनी लड़ाई अगर मैं जीत रहा हूँ तो मेरे में स्वीटनेस आएगी, अगर मैं हार रहा हूँ तो कड़वापन आएगा। तो जो कड़वापन अंदर है वही झलकेगा बाहर। बाहर आपका जो रुझान या एटीट्यूड या आपका जो बिहेवियर है वो आपके माइंड से ही आ रहा है ना। माइंड अगर मेरा आक्रोश में है, एक पिक्चर भी थी आक्रोश, तो फिर मेरे अंदर गुस्सा ही नज़र आएगा। और मन मेरा शांत है तो स्वीटनेस आएगी। अब क्या है कि हम लोग आए किस लिए हैं? थोड़ा सा बड़ा पर्दा अगर देखें लाइफ का, हम लोग आए हैं, ठीक है, हम बर्गर भी खाएंगे, पॉडकास्ट भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, गप्पे भी मारेंगे, चुगली भी करेंगे, गड़बड़ भी करेंगे, अच्छाई भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी गुड, डू वेल, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। अब उसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं कोशिश करेंगे तो कड़वापन भी ठीक है। तो मेरे को लगता है मैंने कोशिश की है। और वैसे मेरा बर्थ साइन स्कॉर्पियो है। तो ये मज़े की बात यह है कि स्कॉर्पियो जो होते हैं वो थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। और मैं पहले गुस्से वाला था, लेकिन वो स्पाइक सा ही था, तब भी स्वीटनेस आ जाती थी वापस। पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, सिस्टर ब्रदर, खैर मेरी 2 सिस्टर्स हैं, और फ्रेंड्स भी स्वीट ही मिले। और फिर स्पोर्ट्समैन जो क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, वो चाहे वहाँ पे थोड़ा बहुत रफ लग सकता है आपको, ओवरऑल वो स्वीट ही होगा। ओके। अच्छा, ये चीज़ है जैसे एक हमारी जनरेशन था या एक अभी जो अपकमिंग जनरेशन है, एक आज से 20 साल पहले, उस समय पे क्या था कि हम स्टडी के साथ साथ ना हम एक ऐसा स्पोर्ट्स रखते थे जिससे हमारी एनर्जी डाइल्यूट हो रही है। अभी क्या है, हम फोन पे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी भी डाइल्यूट नहीं हो रही। इस पे आपका क्या सिनेरियो है? आने वाले यूथ को क्या एडवाइस करोगे आप? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं कई बार अपने टॉक्स में बोलता हूँ कि अगर आप फिजिकल फिटनेस रखेंगे तो आपकी मेंटल फिटनेस भी रहेगी। आपका सोशल मीडिया कम रहेगा। मैं IIT मद्रास गया, कई IITs में जाता हूँ, कई कॉलेजेस में जाता हूँ, कई जगह ट्रैवल करता हूँ। वो रील्स देख रहे हैं भाई, रील्स हम भी देखते हैं, लेकिन 3 घंटे, और फिर सो रहे हैं 4 घंटे। तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ एंड योर फिटनेस एंड योर स्लीप। अगर आप 45 मिनट्स आउटडोर स्पोर्ट्स करेंगे, जॉगिंग, रनिंग, बैडमिंटन, कुछ भी, आप सो जाएंगे टाइम पे, आपका मन थोड़ा सा क्लियर रहेगा। एंड एक सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग। परमहंस योगानंदा, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उन्होंने कहा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अब सिंपल लिविंग करना बड़ा मुश्किल है, हाई थिंकिंग करना और भी मुश्किल है। लेकिन फिजिकली फिट आदमी, स्पोर्ट्समैन जो है, उसको थोड़ा बहुत एक और आता है, हार जीत लाइफ की उसको संभालनी आ जाती है। करेक्ट। क्योंकि कभी आप स्पोर्ट्स में हारते हैं, कभी जीतते हैं, लाइफ में कभी अप चल रहा है, कभी डाउन चल रहा है, तो एक आपको रुझान आ जा। अब जो प्ले स्टेशन खेल रहा है या जो शेयर मार्केट में है, वो तो नहीं संभाल पाएगा ये। तो यू नीड टू प्ले समथिंग टू लर्न अबाउट दिस, जो आपने कहा, तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लाइफ में एक अच्छा इंसान बने या एक पहले पावर, कहते हैं ना कि पावरफुल पहले बनो, इंसान बाद में बनो। आपका क्या इस पे विचार है? नहीं, इंसान तो थ्रू आउट बनना है, ये जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है हमारी लाइफ। पावरफुल का क्या डेफिनेशन है? पावरफुल डोनाल्ड ट्रंप है लेकिन दुखी है। बराक ओबामा पावरफुल थे, खुश नज़र आते। अब दोनों में से कौन सा बनना है मुझे? मुझे तो ओबामा ही बनना है। वो इंसान पहले थे ना, तभी वो प्रेसिडेंट में भी इंसान ही रहे। अब ट्रंप पहले कुछ और थे, अब प्रेसिडेंट नहीं है, अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई मुस्कुराते हुए नज़र नहीं आए। तो पावर तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन इंसानियत तो परमानेंट है। ओके, जब ये आप तो कोट हो गया। हाँ, एग्जैक्टली। जब आप IAS बने थे एंड आपका फर्स्ट डे पे आपको क्या टास्क दिया गया था? तो मेरा पहला दिन जो था वो HCS में था, हरियाणा सिविल सर्विस, और मैं DC अंबाला के साथ ट्रेनिंग पे था। ट्रेनिंग मीन्स के फील्ड ट्रेनिंग,
तो वो गए थे एक गांव में पब्लिक हियरिंग के लिए। तो एसडीएम साहब भी थे, डीसी साहब तो थे ही, एडीसी भी थे शायद, और मैं जूनियर मोस्ट अंडर ट्रेनिंग एचसीएस। तो मैंने देखा कि डीसी कैसे लोगों को मिल के डिस्पोज ऑफ करते हैं उनकी कंप्लेंट्स। और वो एक हमारे बड़े अच्छे डीसी थे, टीआर शर्मा, थोड़े सीनियर एज के थे, वो एचसीएस से प्रमोट हुए थे। उन्होंने जिस तरह से लोगों से बात की तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे भी ऐसे करनी चाहिए। और एक बड़े पावरफुल सीएम ने मुझे कह दिया जब मैं एसडीएम लगा 1 साल के बाद, कहते गरीब की सुनना। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि सुना था पॉलिटिशियन बोलेगा कि मेरे आदमियों की सुनना, मेरे लोगों के काम करना, लेकिन ये कहते हैं गरीबों की सुनना। तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे ट्रेनिंग जो मिली फर्स्ट डे पे एचसीएस में या फर्स्ट ईयर में, और बाद में आईएएस में जब तक मैं आया तो फिर आई वाज मोर मैच्योर एंड आई न्यू कि क्या करना है प्रमोशन के बाद। तो अच्छी ट्रेनिंग की वजह से अच्छा करियर रहा। एक और सवाल मेरे माइंड में आया, अभी आपने जैसे गांव की बात करी, एक आईएएस के लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि एक रूरल एरिया में काम करना और एक अर्बन एरिया में काम करना? वैसे आपको बताऊं, अर्बन एरियाज़ में प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि अर्बन एरिया में थोड़ा सा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी रिजल्ट चाहिए हमें, हमारी बिजली गई है, हमारी सड़क टूटी है, हमारा ये। गांव के लोग थोड़े से शांत होते हैं उस हिसाब से, क्योंकि उनको पता है कि टाइम लगता है सब चीज़ों में। तो गांव के जो सॉल्यूशंस हैं वो, जिसको फ्रेंच में बोलते हैं लॉन्तमॉ, धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे होंगे। और वो लोग दोबारा दोबारा मिलते हैं बेचारे अफसरों को, अफसर धीरे 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 काम करते हैं उनका। लेकिन गांव में जब हम लोग काम करते हैं तो जो खुशी आपको चेहरे पे नज़र आएगी सिंपल लोगों के, उससे आपको ज़्यादा एक संतुष्टि मिलती है अफसर के तौर पे। और शहर में क्या होता है, शहर में थैंकलेस लोग भी हो सकते हैं कि यार ये हो गया सर, वो तो हो गया, ठीक है जी, अब ये अगला हमारा ये है। तो मतलब वो थोड़े रेस्टलेस, और वाइब्स भी, थोड़े वाइब्स होते हैं ना आजकल, तो वाइब्स हाँ, जो है, फैंसी वर्ड है, हाँ फैंसी वर्ड है, हाँ, ये मिलेनियल का वर्ड है। हाँ, तो वाइब जो अर्बन एरियाज में वो टेंशन वाले होते हैं और गांव में शांत होते हैं। यहाँ पे अर्बन में ये भी प्रॉब्लम आती होगी ना कि अब ये प्रॉब्लम आती है। आती है। प्रॉब्लम क्या है कि आप कोई भी काम कराने जाओ सिस्टम के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, होता क्या है कि अगर आपकी सेटिंग नहीं है, आप पैसे नहीं दे रहे, ठीक है, तो आपके काम नहीं होते। और जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है, जिनका जेन्युइन सोल्यूशन भी रहता है, उनके काम भी लटक जाते हैं। तो इस पे क्या आप सुपरवाइज करोगे ऐसे ऑफिसर्स को कि यार मतलब ये चेंजेस अगर आ जाए तो एक कॉमन इंसान को ना बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? मैं ऑफिसर अगर हूँ, और मैं था एक जगह डिप्टी कमिश्नर, तो पब्लिक डीलिंग विंडो जो खुली रहती थी कामों के लिए, वो 3 घंटे दिन में खुली रहती थी, फ्रॉम अबाउट 10 to 1, 10 AM to 1 PM, और वो भी 4 दिन हफ्ते में। तो मैंने उनको बोला यार ये 3 घंटे बहुत नहीं है, इससे काम धीरे धीरे होंगे, लोगों के जल्दी काम नहीं हो पाएंगे। आपने 9:30 से 1:30 कर देनी है। एक तो 4 घंटे कर दिया उसको, और फिर लंच के बाद भी 1 घंटा और दे दो, 5 घंटे कर दिया। और फ्राइडे खोल दिया, और सैटरडे भी मैंने कह दिया कि 2 घंटे के लिए फौजी, बुजुर्ग, ये लोग आ पाएंगे, आपके पास आना पड़ेगा 2 घंटे के लिए। तो आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए। तो एक ऑफिसर के तौर पे आप ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि जनता को रिलीफ मिले। और फिर जैसे आपने कहा, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसका कोई इंसेंटिव नहीं है, उसका काम नहीं हो रहा, वो धक्के खा रहा है। तो ये जैसे लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है ऑफिसर के लिए। वेबसाइट पे, मोबाइल पे उनको पता होना चाहिए कि कोई बुद्धू बना रहा है कि यार ये 2 एफिडेविट लेके आओ, तो वो कहेगा सर ये तो लिखा हुआ है कि एक ही एफिडेविट चाहिए आपको। तो अवेयरनेस बढ़ाने से पावर बढ़ती है जनता की, और फिर हर व्यक्ति, गरीब से गरीब भी अपना हक आजकल मांगता है। तो क्यों ना हम उसको अवेयर करें, और फिर हम विंडोज़ को बढ़ाएं, ऑनलाइन को सिस्टम को अच्छा करें, पेमेंट ऑनलाइन हो जाए, तो करप्शन भी कम हो गई आपकी। करेक्ट सर। आज की डेट में ना हर एक पेरेंट्स का ये सपना होता है, मतलब पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है सपने के चक्कर में ना प्रेशराइज फील करा देते हैं स्टूडेंट को बिल्कुल। कि सिविल सर्विस में जाना, अरे एक बार आईएएस दे के देख ले, एक बार पीसीएस दे के देख ले, आईएएस नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाकी को तो सारा कवर होगा। आईएएस बनना कितना चैलेंज होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट अ इजी थिंग्स कि हर एक बंदा कर सकता है। बिकॉज उससे होता क्या है ना कि बंदा ना तो आईएएस बन पाता है, ठीक है, और उसके बाद उसका मोटिवेशन इतना डाउन हो जाता है कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके कारण एक सर्वे भी था कि 80% अनएम्प्लॉयमेंट वो उन लोगों की वजह से जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे और उनको मिल नहीं रही, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। ये आपने ठीक कहा। मैं एक टॉक देता हूँ जिसमें मैं ये कहता हूँ, ये जो आई है ना, सारे IAS, IIT, IIM, इंडियन क्रिकेट टीम, ये सब जो हैं आय से जुड़े हुए, ईगो से जुड़े हुए हैं।
कि मैं आई बाई चांस इंडिया भी आई से ही शुरू होता है। बात यह है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग उसमें जा सकता है, वही 0.01%। तो अगर हमें देखना है बाकी लोगों को, क्या वो ठीक नहीं है क्या? जो NIT में आया, जो CCET में आया, कोई लोअर लेवल के कॉलेज में आया, वो ठीक नहीं है बंदा? तो ही हैज़ टू ऑल्सो बी गिवन दैट रिस्पेक्ट। तो सब IAS नहीं बन सकते, IPS नहीं बन सकते, कोई स्कूल टीचर भी बनेगा, कोई क्लर्क भी बनेगा, कोई कांस्टेबल भी बनेगा, तभी सोसाइटी बनेगी। करेक्ट। आपके फुट सोल्जर्स भी चाहिए, आपका कुक भी चाहिए, आपका माली भी चाहिए, आपका स्वीपर भी चाहिए, आपके हेल्पर भी चाहिए, तभी जो सिस्टम चलता है। सो आई थिंक हर एक का रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर एक जॉब में रिस्पेक्ट होना चाहिए। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस नाजायज़ होती हैं कई बार। ये है पेरेंट्स, इनको बोलो। पेरेंट्स जो है आपकी एक्सपेक्टेशन कई बार नाजायज़ होती है। मतलब वो सोचेंगे हमारा बच्चा तो IAS के लायक है। हर एक अपने बच्चे के बारे में सोचता है, लेकिन अगर वो IAS में नहीं आया तो भी वो अच्छा है, तो भी उसका करियर अच्छा है। जो भी वो कर रहा है उसको सपोर्ट करो। सर एक चीज़ मेरे को और बताओ कि अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, ठीक है, बट सर्वे से पहले ना मैं एक कॉमन सवाल पे आता हूँ। हाँ जी। ये माना गया है कुछ हाई परसेंटेज है, यानी कि 70 to 80 और 80 to 85% कि वही लोग IAS क्वालिफाइड कर रहे हैं जो IITN से हैं या जो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। रेस्ट 20 या 25% वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये कहीं आपको लगता नहीं कि ये गलत है? हिंदी मीडियम वाले को भी तो मौका देना चाहिए ना? नहीं गलत है ये। नहीं पर ऐसा नहीं है। मैं हरियाणा में, UP में, पंजाब में भी, हिमाचल में भी देखा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे सिविल सर्विसेज में हैं, IAS IPS में हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी लिखते हैं, जो हिंदी बोलते हैं और अंग्रेज़ी में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं है। हमारे एक IAS अफसर हैं हरियाणा में, मैं नाम नहीं लूँगा, हालांकि बहुत तारीफ़ की बात कर रहा हूँ। वो इतना ज़्यादा धरती से जुड़े हुए हैं, जो वो हमारे IAS ग्रुप पे लिखते हैं, वो एक एक बढ़िया शब्द हिंदी में लिखते हैं। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि घर में वो धरती पे बैठ के खाना खाते हैं, और घर जैसे पुराने वक्तों में होता था, जब वो किसी अफसरों को इनवाइट करते हैं घर पे, तो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं सब लोग। और रूरल बैकग्राउंड से होना, हिंदी बैकग्राउंड से होना, कमज़ोर वर्ग से होना, ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, और ये लोग बहुत ही अच्छे अफसर बनते हैं। तो मुझे लगता है कि बल्कि जो आप कह रहे हैं, जिनको मैं लाइटली अगर कहूँ तो स्पॉइल्ड किस्म के जो लोग हैं, जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, वो आजकल नहीं आ पा रहे हैं। उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, और मेहनती बच्चा या स्टूडेंट ही आएगा सिविल सर्विसेज में। तो वो मुझे लगता है कई बार स्टार्टअप या फादर के बिजनेस में या ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर वो मेहनत कर पाएंगे तो वो भी आएंगे ज़रूर। तो दोनों मिक्स। इंडिया की ग्रेटनेस यही है कि हमारे पास वैरायटी बहुत है। करेक्ट। UPSC का एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम है आज की डेट में। वो ChatGPT भी फेल हो गया उसमें, है ना? बावजूद उसके एक सर्वे था, ये आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द कंट्री नेम, आई थिंक हांगकांग था। एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज द वर्स्ट ब्यूरोक्रेसी इन एशिया, और उसमें परसेंटाइज उन्होंने दिया था कि 10 आउट ऑफ 9.21 समथिंग दिया था। अच्छा। तो इतना कैसे पॉसिबल है कि इतने फिल्टर के बाद IAS बन रहे हो, देन उसके बाद इंडियन ब्यूरोक्रेसी को आप इतने वर्स्ट पे कैसे काउंट कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी का जो सर्वे है वो सिर्फ IAS का होगा सर्वे। IAS IPS IFS स्टेट सिविल सर्विस भी काफ़ी क्रीम है, और इंटेलिजेंस के हिसाब से तो कोई कमी किसी किस्म की नहीं है। कमी जहाँ आती है वो ठोकरें खाने के बाद, कई लोग पॉजिटिव रहते हैं, कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कई लोग पहले से माइंडसेट से आ सकते हैं वैसे, लेकिन जितना बाहर से लगता है उससे तो अच्छा ही है सिस्टम। और मैंने मेहनत करते हुए ऐसे लोग देखे हैं जो रात के 12 बजे तक घर आते हैं। तो उनको मैं अपने जूनियर कॉलीग्स को कहता था, मैंने कहा यार तुम अपना घर भी संभालो, काम ही करे जा रहे हो, अपना बैलेंस देखो। तो ब्यूरोक्रेसी को अगर वो इल डिफाइन कर रहे हैं तो हो सकता है सारा कुछ मिला के वो बोल रहे हो, सारी सर्विसेज मिला के। लेकिन IAS डेफिनेटली फिल्टर के बाद आते हैं तो टॉप लेवल लोग आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। एक और सवाल, कि हम ये तो बोल देते हैं कि नहीं IAS बनना, बिकॉज आप तो रह चुके हो, कितना टफ होता है IAS की जॉब को, उस सर्विस को, उस चेयर को मेंटेन करना? तो जैसे स्टेट सिविल सर्विस में मैं आया था और उसके बाद IAS में प्रमोट हुआ। कुछ लोग डायरेक्ट IAS में आते हैं, 2/3 कम देयर एंड 1/3 कम फ्रॉम प्रमोशन।
मेंटेन करने की जहाँ तक बात है 35 इयर्स 34 इयर्स के लिए आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन वो रुतबा, वो डिग्निटी, वो टेम्पो, वो डायनामिज्म, वो करेज, वो सब मेंटेन करना वो ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल के बाद ऐसे लग रहे हैं कि बुझ गए, बिल्कुल फिजल आउट हो गए। तो एनर्जी उतनी होनी चाहिए, काबिलियत बढ़नी चाहिए एक्सपीरियंस के साथ। और 34 ईयर 35 इयर्स के लिए जो सर्विस में कमिटमेंट पैशन के साथ काम कर रहे हैं वो देश का उद्धार ही कर रहे हैं। अब मैंने भी 24 साल के बाद रिज़ाइन किया, तो 24 साल तक मैंने अपना फुल ज़ोर लगाया, ऐसी बात नहीं, पूरा काम किया। लेकिन अगर मेंटेन करने की बात आप करते हो तो कुछ लोग ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं और कुछ कम हो जाते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक सिविल सर्विसेज ने इंडिया को लेट डाउन नहीं किया है। सिविल सर्विसेज में लोग जो आते हैं वो ज़्यादातर वेल मीनिंग ही होते हैं, लेकिन वो जो सिस्टम एक है वो सिविल सर्विसेज से बड़ा है, हाथी की तरह है देश या गवर्नमेंट। तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा बहुत हम एक यहाँ पे रिबन लगा दिया, हमने यहाँ पे एक बैंडेड लगा दिया, यहाँ पे हमने उसको पानी पिला दिया हाथी को, लेकिन सुधार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही होता है। फिर भी अगर आप देखें ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, आईटी के ज़रिए सर्विसेज में डिलीवरी बढ़ी है। अभी आप रेलवे टिकट या इनकम टैक्स रिटर्न या कोई भी सर्विस ले लो, इट हैज़ इम्प्रूव्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। अगर ब्रिज अभी भी गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, कोई उसमें मटेरियल ठीक नहीं लगा है, कोई रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, देर आर सीरियस थिंग्स हैपनिंग, दे नीड टू बी रेक्टिफाइड। बट इंडिया इज़ सच ए लार्ज कंट्री के वो नज़र नहीं आएगा एकदम से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। कुछ नेशनल सवाल हैं, उस पे भी मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ और आपकी एडवाइस भी जानना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में झारखंड में एक केस हुआ था, दैट वुमेन आई थिंक फ्रॉम ब्राज़ील, ठीक है, वो टूरिस्ट थी, वो वहाँ पे घूमने वगैरह गई और उनके वहाँ पे लोकल ने उनका रेप कर दिया, ठीक है। एक आईएएस, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि डज वुमेन सेफ इन इंडिया? मुझे लगता है कि इंडिया जैसी कंट्री, बिकॉज हम वुमेन एम्पावरमेंट की तो बहुत बातें कर लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, बट नोबडी टॉक ऑन दी ग्राउंड पे क्या चल रहा है। मैं डायरेक्टर टूरिज्म था और एक केस चंडीगढ़ में हुआ था, ऐसा रेयर केस था लेकिन वो हुआ। और मैंने ये कहा कि वर्ल्ड में कई सिटीज़ हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए पर एक दो नाम ले लेता हूँ। जोहानिसबर्ग है साउथ अफ्रीका में, इवन न्यूयॉर्क के डाउनटाउन चले जाओ, बहुत सी जगह है वर्ल्ड में जो इंडिया से ज़्यादा अनसेफ है। इंडिया इज़ लार्जली अ सेफ कंट्री, लेकिन अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो एक तो क्रिमिनल वहाँ पे था कोई, दूसरा उस लेडी की सिक्योरिटी सेफ्टी उसको प्रॉपरली गाइडलाइन नहीं दिए होंगे कि आपने इस जगह में जाना है, इस जगह में नहीं जाना है। अगर उसके साथ ही सेफ जगह में भी ऐसा हो रहा है किसी वुमन के साथ, तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए इस बात की, और सिस्टम को एक वेकअप कॉल है कि आप उस लेडी ने बावजूद इसके कि ऑल प्रिकॉशंस वर टेकन, शी वाज स्टिल मोलेस्टेड या जो भी रेप्ड। मुझे लगता है सिस्टम लार्जली ठीक है। अब इंडिया में आप देखिए मिडनाइट के बाद भी कैब में गर्ल्स आर कमिंग बैक अलोन, हालांकि कुछ इंसिडेंट हो सकता है, बट इतनी लार्ज कंट्री को देखते हुए क्राइम का रेट जितना कंट्रोल हो सकता है ज़्यादातर कंट्रोल में है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट को हमें ठीक करना चाहिए, लेकिन हमें ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारी बेटी कहीं बाहर जा रही है, फॉरेनर लेडी कोई बाहर जा रही है, तो उसके साथ ऐसा नहीं हो। फिर भी उनको प्रिकॉशन रखना भी ज़रूरी है। आप इससे कितना सहमत हो? जैसे अभी एक रूल, अभी मतलब ये लॉ पास नहीं हुआ है कि हैंग टिल डेथ रेपिस्ट को गवर्नमेंट ने बोला था, बट अभी वो चल रहा है। लेट्स एग्जांपल, अगर आपको पावर मिल जाए, ठीक है, अगर आपको 3 पावर मिले, आप कौन कौन सी चीज़ें चेंज करोगे कंट्री के अंदर? नहीं, पहले तो आपने रेप वाली बात की, तो रेप इज़ डेफिनेटली अ वेरी क्रिमिनल एक्ट, इट्स अ हीनियस एक्ट, इट्स अ टेरेबल एक्ट। तो उसकी जो भी लॉ एक्ट जो पनिशमेंट देता है जितनी ज़्यादा हो उतना ही ज़रूरी है। 3 चीज़ें जो चेंज करने की आपने बात की, नंबर 1 आई वुड से वन ऑफ द थिंग्स, नॉट दैट इन दिस ऑर्डर, नंबर 1 हेल्थ केयर और एजुकेशन पे जो बजट स्पेंडिंग है ना वो बढ़नी चाहिए। हमारा डिफेंस पे ज़रूरी है, हेल्थ केयर एजुकेशन पे ज़रूरी है, बाकी चीज़ों में से कम हो सकता है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पीपीपी मॉडल पे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जिसमें गवर्नमेंट का खर्चा कम हो, और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को हम बढ़ाएं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है इंडिया को टूरिज़्म में और प्रोजेक्ट करना चाहिए। टूरिज़्म अगर बढ़ेगा इंडिया में, सेफ टूरिज़्म,
प्लेजेंट एक्सपीरियंस टूरिज्म। थाईलैंड सिंगापुर की इकोनॉमी टूरिज्म पे ही चलती है। इंडिया की इकोनॉमी 10 टाइम्स कैन बी मोर देन व्हाट इट इज़ टुडे ऑन द टूरिज्म साइड। अभी इंडिया में टूरिज्म अगर 40 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं पर एनम, तो 4 करोड़ आ सकते हैं। तो लेट अस इंक्रीज दैट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, सेफ्टी करना ज़रूरी है, नॉलेज बढ़ाना ज़रूरी है। मैं डायरेक्टर टूरिज्म रहा हूँ, वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, होटल्स आर मच बेटर देन बिफोर, ऊबर एट्सेट्रा, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इज़ बेटर, पर जो गैप्स हैं, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, उनको ठीक करना ज़रूरी है। नंबर 3 आई वुड से विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सेफ्टी जो आपने कहा, विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये 3 चीज़ें आई वुड बी वेरी हैप्पी टू चेंज। सर अभी मैं ये भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, जैसे उत्तराखंड के, मुझे उनका नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं, और अगर याद भी होगा तो मैं लेना नहीं चाहूँगा कि आपको इसमें मतलब कितना गुड और कितना बैड इन्फ्लुएंस लगता है कि जैसे आईएएस है या कोई ऑफिसर है वो अपनी वीडियोस बना के डाल रहा है, ये राइट्स होते हैं एक अधिकारी को? मुझे लगता है हर चीज़ का संतुलन और बैलेंस होना चाहिए। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आईएएस आईपीएस का आना अच्छी बात है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती है सोसाइटी की, और रोल मॉडल्स हमारी सोसाइटी में उतने नहीं आजकल नज़र आ रहे। आईएएस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, स्पोर्ट्समैन, ये एक रोल मॉडल के तौर पे हैं। तो अगर एक आईएएस ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, उनका रुतबा नज़र आ रहा है, उनका एक स्टेटस नज़र आ रहा है, आईपीएस ऑफिसर का यूनिफॉर्म नज़र आ रही है, आर्मी ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, तो अच्छा है। सोशल मीडिया शुड बी यूज्ड टू इंस्पायर द यूथ। लेकिन अगर हम ओवरडू करते हैं कोई भी चीज़, कि मैं ये कई बार ट्रेनिंग भी देता हूँ, मसूरी भी जाता हूँ, बांग्लादेश ऑफिसर्स आते हैं, मालदीव्स के आते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि अगर आप अपना ऑफिशियल और पर्सनल सोशल मीडिया को मिक्स कर रहे हैं, कोई डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उन्होंने 144 के ऑर्डर की कॉपी लगा दी अपने फेसबुक पे कि मैंने ये जारी कर दिया है और अब ये 144 होगा। अगले पेज पे, अगले डेट पे उन्होंने अपने बर्थडे पार्टी की लगा दी पर्सनल, फिर उन्होंने अपने कहीं गोवा या केरला जाके फैमिली फ़ोटोज़ लगा दी। तो दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑफिशियल एंड पर्सनल। तो एक हमें उसमें ड्रॉ द लाइन कर देना चाहिए। जो आपकी पर्सनल सोशल मीडिया है वो सिर्फ आपके पर्सनल फ्रेंड्स को पता हो, उसी का एक्सेस हो, और जो पब्लिक है वो सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कोई आपने न्यू कोई इनिशिएटिव लेना है एल्डरली लोगों का, जैसे मैंने शुरू किया था एक आदर सम्मान, तो मैं अपने सोशल मीडिया पे उसको डालूंगा ताकि लोगों को पता चले कि हमको ऐसा कर रहे हैं काम। एक बड़ा ही तीखा सवाल है जी, आपको, बहुत मेमोरीज अभी आ जाएंगी ये जब मैं सवाल पूछूंगा। जी, डज पीपल चेंज? बिकॉज आज एक समय था जब आप पावर में थे, जी, आज आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, जी। आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो। कितना फर्क पड़ा है लोगों की सोच में, जो पहले याद करते थे तब कुर्सी पे थे अब नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये समझते हैं कि वो हमेशा पावर में रहेंगे, उनके लिए एक शेर आता है कोई आजकल, मुझे पूरा तो याद नहीं, पर उसमें ये है कि जो अपने आप को फन्ने खां समझते थे, उन्हें आज तब भी था और अब भी भ्रम है। वो भी भ्रम था और ये भी भ्रम है। तो बेसिकली टाइम इज़ अ ग्रेट पावरफुल फोर्स, तो हमेशा तो रहना नहीं है। तो मुझे पहले रिज़ाइन करने का एक ताकत आ गई मेरे अंदर। मैं 60 की वेट नहीं की, मैं 49 पे निकल गया। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं है शायद, पावर की, सीट की, लेकिन गुडविल की ज़रूरत है। और ऐसी क्या चीज थी कि आपको इतनी पावर आ गई कि आपने वॉलंटरी वही रिटायरमेंट कह ले रहा हूँ ली? ना, मुझे लगा कि मेरे अंदर एक काबिलियत है कि मैं बाहर रह के भी एज एन एक्स आईएएस ऑफिसर, मोटिवेशनल स्पीकर, वही गुडविल, वही एक अच्छाई, फ्रेंडलीनेस कमा सकता हूँ। अब ठीक है कि लोग उतना डरेंगे नहीं, लोग उतना सलूट नहीं मारेंगे, लोग उतना फ़ोन भी नहीं करेंगे, लेकिन शायद वो अच्छा भी है कई तरह से। तो एक डिस्टिल हो जाता है, जो मतलबी आदमी वो हट जाएगा आपकी लाइफ से, फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर हो जाएगा, उसकी ज़रूरत क्या थी हमें। और जो जेन्युइन लोग हैं वो भी साथ हैं। मैंने ये भी सुना है कि ऑफिसर्स की ईगो बड़ी फ्रजाइल होती है, बट आपको देख के मुझे लग नहीं रहा कसम से। नहीं, देखो, ऑफिसर सब टाइप के होते हैं, हम्म, क्योंकि सोसाइटी से आते हैं, इंसान सब टाइप के होते हैं। तो मैं एक टीवी शो पे था जिसमें वन डे विद द डीसी पंचकुला है, वो डीसी पंचकुला। तो एक 14 साल के बच्चे को ये डिसाइड करना था मेरे साथ पूरे दिन रह के टीवी पे कि क्या वो आईएएस की तैयारी बड़े होके करेगा या नहीं करेगा। तो एंड ऑफ द डे में वो कहता है, सर मैं तो थक गया बहुत, आप थकते नहीं हैं? मैंने कहा, यार थकने से काम नहीं चलेगा, इतना काम है।
सेकंड पॉइंट कहता है सर आप तो मैंने सुना था डीसी बड़े खड़ूस होते हैं, आप तो खड़ूस नहीं हो जैसे आपने मुझे कहा। तो मैंने कहा अभी भी डीसी के एक दो तो खड़ूस होंगे पर सारे तो नहीं होते ऐसे। तो डिफरेंट टाइप के लोग सर्विस में होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग इंडियन टीम में होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग सड़क पे मिलते हैं। वी हैव टू ट्राई टू बी द वंस हु आर होल्डिंग द लैम्प ऑफ गुडनेस अलोफ्ट, मतलब कि अच्छाई, हम कोई ना कोई तो अच्छा काम करेगा ना। अब परफेक्ट तो कोई नहीं है, मुझे भी हो सकता है कभी गुस्सा आ जाए, मुझे भी हो सकता है कोई एक्स्ट्रा चॉकलेट खाने का मन कर जाए कभी, तो 3 किलो वेट भी बढ़ गया है पहले से। लेकिन फिटनेस पे मेरा रहता है एक रुझान, तो कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए परफेक्शन के लिए, पर परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हंसमुख तो हो सकते हैं। करेक्ट ओके सो ओके ये लास्ट सवाल है मेरा। आप भी बोलोगे यार कितने सवाल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग रही है, ठीक है, इतनी मोटिवेटेड रही है, इतने प्रेशर में भी आपने काम किया है, लाइफ की एक बेस्ट लर्निंग आपने क्या सीखी, और वो लर्निंग मुझे भी दो और ऑडियंस को भी दो। लर्निंग ये है कि पहले मैं अपने फादर को मदर को बहुत आइडल मानता था और उन्हीं को अभी भी मानता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने स्पोर्ट्समैन को बहुत एक आइडल माना कि जैसे स्पोर्ट्समैन होता है, तेंदुलकर है, यूसेन बोल्ट है, विराट कोहली है, इनके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा जोश काबिलियत होती है जो हमें इंस्पायर कर देता है। तो ये दो हो गए रोल मॉडल। लर्निंग एक और मिली कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग हैं बॉडी माइंड एंड सोल। तो आजकल मैं फॉलो करता हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद जो उसके लेखक थे, उन्होंने कहा एवरीथिंग कैन वेट बट सर्च फॉर गॉड कैन नॉट वेट। तो ये लर्निंग है जो आती है थोड़ी देर में, और ये शेर मैं हर जगह सुनाता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ कि फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर इश्क फिर पैसा फिर खुदा खुदा। तो हम इस लाइन में लगे रहते हैं और खुदा बाद में आता है, लेकिन हमें उसको पहले लाना है। और अगर हम लर्निंग के साथ गॉड को पहले लाएंगे तो हमारा बाकी का सफ़र इश्क और करियर वाला वो आसान हो जाएगा। तो उसको ज़रूरी है। वाओ अमेजिंग अमेजिंग सर, मतलब फिर से सल्यूट है आपको, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। और कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? मुझे बड़ा एनर्जी लगी, हाई एनर्जी पॉडकास्ट। परफेक्ट यस डन सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।